बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इवनिंग टेस्ट क्वालिटी कोचिंग एकेडमी डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास जो वर्ब है, देखना है कि वेदर इट्स एक्शन वर्ब या आपके पास स्टैटिक वर्ब है। देखना होगा कि आया ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, इस चीज को देखना होगा। अगर आपके पास कभी ट्रांजिटिव वर्ब आया, ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट होगा और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपके पास या प्रीपोजिशन आता है और या आपके पास एडवर्ब होगा। अब एडवर्ब कहाँ पर आता है, सवाल यहाँ पर क्रिएट होता है। और एडजेक्टिव कहाँ पर आता है? व्हेनेवर यू हैव एक्शन वर्ब, after action verb you have to go for adverb, and when you have linking verb or static verb इसके बाद हम adjective का इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, she runs fast, ये MCQ हुआ। मैंने एक दूसरा लिखा, she is fast. I wrote two sentences. Now आपसे पूछे कोई कि the underlined word in the given sentence and the underlined word in the given sentence आपके पास कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, whether it is adjective है, adverb है, noun है, क्या है? तो मुझे ये बताएं, क्या ये एक्शन वर्ब नहीं है? तो एक्शन वर्ब के बाद हमारे पास क्या आता है, एडवर्ब। क्या ये लिंकिंग वर्ब नहीं है? इसके बाद हमारे पास दोनों का फॉर्म एक जैसा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वर्ब इसका फंक्शन चेंज होता है। नाउ इन द गिवन सेंटेंस यहाँ पर जब हम देखते हैं शी सिंग्स, नाउ इट इज एक्शन, तो यहाँ पर आपके पास एडजेक्टिव कभी भी नहीं आ सकता, आपके पास हमेशा एडवर्ब होगा। और एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, हाउ एक्शन हैपन और हैपन्स, तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड मोस्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर जो है उसकी एंडिंग एल वाई, सारों की नहीं, मोस्ट, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एंड्स विद एल वाई, नॉट एडवर्ब। अब अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो एल वाई नहीं है, इसको भी हम एडवर्ब कहते हैं। हमें पता किस तरह चलेगा, एक्शन वर्ब से और स्टैटिक वर्ब से। ये हमारे पास पहला था, और इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। The wind whispered through the trees. Now figure of speech में ये कौन सा है, सिमिली। अगर हम सिमिली को देखें तो सिमिली हमें क्या बताता है, बेसिकली सिमिली आपके पास होता है कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स, दो डिसिमिलर थिंग्स के दरमियान जो कंपैरिजन हो उसको सिमिली। और इसकी पहचान किससे होगी, लाइक से और एज से। और हमारे पास दूसरा है, अब हम इसको देखें तो कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स विदाउट लाइक और एज अगर हो उसको हम मेटाफर कहते हैं। और तीसरा हमारे पास है, एक होता है पर्सोनिफिकेशन। नाउ सी द वर्ड पर्सोनिफिकेशन, इट इज, देखिए हमारे पास लिया है पर्सन से, तो जब आपके पास पर्सन हमारे पास ह्यूमन हुआ, फिक्शन आपके पास अनरियल होता है। when human qualities are given to inanimates और नॉन लिविंग थिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। नाउ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस वो किसको दी जाती है, नॉन ह्यूमन थिंग्स को, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पर आपको बताया एक एग्जांपल सिंपल सा कि द कर्टन्स वर डांसिंग। नाउ डांसिंग इज द क्वालिटी ऑफ, किसकी है, whom, ह्यूमंस की क्वालिटी है। नाउ दिस क्वालिटी इज गिवन टू whom, कर्टन्स को दी है। हमारे पास क्या है कि द सन वाज विंकिंग,
अब यहाँ पर हमारे पास सन क्वालिटी विंकिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, और ये किसको हमने दी है, हमने दी है किसको, सन को। तो हमारे पास ये पर्सोनिफिकेशन। अगर इसमें देखें, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, नाउ विस्परिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, तो हमने किसको दी, हमारे पास विंड को। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। अब यहाँ पर हमने लिखा है कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स with the help of like and as, and in the given sentence you have what, he is as brave as a lion. This one is what, this one is simile. Next one है I was tired dash I continued working. First of all हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर देखिए I was tired, अगर आपके पास therefore है तो therefore is used for the result of something। जब आपके पास, हमारे पास, अगर मैं एक सेंटेंस कहूं he work hard therefore he passed the examination, ये हमारे पास therefore। अगर हम because को देखें तो this one is subordinating conjunction। कौन सा है, सबोर्डिनेटिंग। अब यहां पर हम सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वी हैव सेमीकोलन, तो सेमीकोलन के डायरेक्टली बाद यहाँ पर ऑप्शन है और यहाँ पर कॉमा है, तो फिर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास हो जाएगा हाउएवर। हाउएवर जो है वो हम कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपोजिट आइडियाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर है आई वॉज टायर्ड हाउएवर आई कंटिन्यूड, ये अपोजिट आइडियाज है। अगर एक बंदा टायर्ड है तो अमूमन ये होता है कि वो क्या, वो आराम करेगा, लेकिन अगर उसके बावजूद भी काम करे वी हैव टू गो फॉर हाउएवर। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन होगा दैट मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग, तो सिंपल सा याद रखिए, जब कभी आपके पास इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जब भी होगा उसकी एंडिंग आपके पास फुल स्टॉप से एंड होती है। नंबर वन, कभी भी आपके पास सेंटेंस आया, अब सेंटेंस में आपके पास WH आया और यहां पर आपके पास होगा हमेशा फुल स्टॉप। अगर WH स्टार्ट में आ जाए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से हो सकता है जब एक्सक्लेमेटरी, और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पर आपके पास WH आया। अब दूसरा पॉइंट याद रखे, जब दरमियान में WH आया उसके डायरेक्टली बाद हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब अगर हो, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और फिर फुल स्टॉप। तो यहाँ पर इसके बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। समटाइम्स हम गलती करते हैं, WH के बाद हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और फिर ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास गलत होगा। ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो इन द गिवन सेंटेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। The boy with curly hair is my friend. Now the boy with curly hair is phrase है, क्लॉज है, या आपके पास सेंटेंस है, या डिपेंडेंट क्लॉज है। वेरी सिंपल, फ्रेज में आपके पास कुछ चीजें ये आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, फर्स्ट वन। द सेकेंड थिंग, इसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन, मिनिमम 2 वर्ड्स होंगे और यहां पर आपके पास वर्ब नहीं होगा। अब यहां पर जो सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है इसमें ये बताया द बॉय विथ कर्ली हेयर्स। नाउ द इज आर्टिकल, बॉय इज नाउन, विद इज प्रीपोजिशन, हमारे पास कर्ली हेयर। अब यहाँ पर देखिए नाउन से पहले लफ्ज हमेशा एडजेक्टिव होगा, यहाँ पर कोई भी वर्ब। अगर ये होता द बॉय विथ कर्ली हेयर इज माय फ्रेंड, होल होता फ्रॉम स्टार्ट से एंड तक, देन
फिर ये हमारे पास कौन सा हो जाता, ये हमारे पास सेंटेंस होता, पूरा कंप्लीट पानी। लेकिन यहां पर मांगा क्या है, जो आपके पास गिवन जो वर्ड्स है और इसमें वर्ब नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। दे हैव बीन वर्किंग ऑल डे। हैव, यहां पर हैव बीन वर्किंग क्या है, अब यहां पर आपके पास मैंने यहां पर लिखा वर्ब नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास वर्ब प्लस वर्ब हो या तीसरा वर्ब हो और इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है या कोई और वर्ड नहीं है और सिर्फ वर्ब हो, तो ये भी आपको कंप्लीट मानी तो नहीं दे रहा, तो इसको हम कहते हैं वर्ब फ्रेज। यहां पर देखिए आपके पास क्या होगा, आपके पास है हैव बीन वर्किंग। अब अकेले पढ़ते हैं, इट डजंट गिव यू एनी सेंस, एनी मीनिंग, तो दिस वन इज फ्रेज। एंड नेक्स्ट वन है although it was raining we went outside। in the given sentence आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और इसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और यहां पर डिपेंडेंट के बाद यू हैव टू पुट कामा। अगर इंडिपेंडेंट पहले आ जाए तो फिर हम कामा का इस्तेमाल नहीं करते। अब इन द गिवन सेंटेंस ऑल्सो इट वाज रेनिंग, ये हमारे पास डिपेंडेंट है, वी वेंट आउटसाइड ये इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन है शी फिनिश्ड हर वर्क एंड शी वेंट टू बेड। हमारे पास ये कौन सा सेंटेंस होगा, दिस वन इज कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, जब आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद फेन बॉयज में कोई लफ्ज आए, फेन बॉयज क्या है, फॉर एंड नॉट बट और येट सो, और इसके बाद आपके पास अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो याद रखिए ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, compound sentence when you have two independent clauses connected by subordinating conjunction जो कि फेन वॉइस है उसको कनेक्ट करे, उसको हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। थैंक यू।